मेरे पति और मैं नोबल ग्रीन पीकॉक्स थे, फिर भी मैंने एक लोली व्हाइट पीकॉक्स को जन्म दिया। मेरे पति ने गुस्से में आकर मुझे और उस बच्चे को आर-पार भेज दिया और हम दोनों को बर्ड मीट फ्राइड राइस के एक बाउल में बदल दिया। लेकिन जब मैंने दोबारा आँखें खोली तो मैं उसी दिन लौट चुकी थी जिस दिन मुझे अपना पति चुनना था। तभी मैंने देखा कि मेरे पति मेरी सेकंड रैंक ब्लू पीकॉक बहन मारिन से शादी करने पर अड़े हुए हैं। ये देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि मेरिन भी रिबॉर्न हो चुकी है, क्योंकि पिछले जन्म में जब मेरी बहन ने एक ब्लू पीकॉक से शादी की थी तब उसने एक बेहद रेयर पर्पल पीकॉक को जन्म दिया था। मेरे पति को लगा था कि अगर वह मेरी बहन से शादी करेगा तो शायद उसके घर भी पर्पल पीकॉक पैदा होगा। लेकिन उसे क्या पता था, शायद वह तो सबसे लोली ब्लैक पीकॉक तक पैदा नहीं कर सकता था। पीकॉक क्लैन में 6 कलर्स का रैंक होता है, ब्लैक, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक। हालांकि अभी पीकॉक क्लैन में सबसे नोबल कलर सिर्फ ग्रीन पीकॉक का था। इसी वजह से किंग ने ऐलान किया था जो भी मेरी बेटी के साथ मिलकर सबसे नोबल पीकॉक को जन्म देगा वही आगे चलकर थ्रोन का वारिस बनेगा। मैं किंग की सबसे प्यारी छोटी प्रिंसेस थी और उनकी अकेली ग्रीन पीकॉक डॉटर भी। इसलिए जैसे ही मैं मैरिजेबल एज की हुई, पूरे किंगडम के सभी योग्य पुरुष पैलेस के बाहर मेरी हैंड सीक करने के लिए इकट्ठा हो गए। कई राउंड्स की सिलेक्शन के बाद आखिरकार मैंने चिंगशन को चुना, जो खुद भी एक ग्रीन पीकॉक था। किंग भी चिंगशन से बेहद खुश थे। वह हैंडसम, एक्स्ट्रॉर्डिनरी और पूरे पीकॉक क्लैन का नंबर 1 जेंटलमैन था। इतना ही नहीं, किंग की नजर में वही परफेक्ट एयर भी था। किंग वहीं उसकी एंगेजमेंट अनाउंस करने ही वाले थे कि अचानक चिंगशान एक कदम पीछे हट गया और किंग के सामने झुककर बोला, योर मैजेस्टी, मैं 6th प्रिंसेस से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं 2nd प्रिंसेस मारिन से शादी करना चाहता हूँ। उसके ये शब्द सुनते ही पूरा वेन्यू शॉक में डूब गया। यहाँ तक कि मरिन भी कुछ पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। मरिन मुझसे 10 साल बड़ी थी और आज तक अनमैरिड थी। इसकी वजह ये थी कि मेरी मदर क्वीन ही मेरे फादर की ऑफिशियली मैरिड एकमात्र क्वीन थी, जबकि मेरिन की मदर सिर्फ एक मेड सर्वेंट थी जिसने चालाकी और गलत तरीकों से किंग के बेड तक पहुंच बनाई थी। इसलिए मेरिन भले ही किंग की बेटी थी, लेकिन बहुत कम लोग उसे सच में प्रिंसेस मानते थे और कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना नोबल ग्रीन पीकॉक आखिर एक ऑर्डिनरी ब्लू पीकॉक को क्यों चुन रहा है। चिंगशान की चॉइस सुनकर किंग का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। नॉनसेंस, ये ज़ुरू की मैरिज सिलेक्शन सेरेमनी है। अगर तुम मारिन का हाथ मांगना चाहते हो तो प्राइवेटली मेरे पास आ सकते थे। अब जब तुम सिलेक्शन में आए हो और ज़ुरू ने तुम्हें चुना है, फिर तुम उसे ठुकरा रहे हो। इससे मेरी बेटी की डिग्निटी कहाँ रह जाएगी। चिंगशान सीधे घुटनों के बल बैठ गया। योर मैजेस्टी, ऐसा नहीं है कि मैं प्रिंसेस ची को नीची नजर से देखता हूँ। बात यह है कि प्रिंसेस ची ने अपना असली आइडेंटिटी छिपाकर सबको धोखा दिया है। वह असल में एक ब्लैक पीकॉक है। इतना कहते हुए उसने मेरी तरफ राइचियस एंगर के साथ उंगली उठा दी। पूरे वेन्यू में उसी पल सन्नाटा छा गया। हर चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिखाई दे रहा था। तुम आखिर ये कैसी बकवास कर रहे हो? मैं गुस्से में बोल उठी, मां, मेरे हेयर कोई ब्लैक पीकॉक नहीं है। इससे पहले कि किंग कुछ कह पाते, क्वीन सीधे आगे बढ़ाई। क्या सच में? अगर क्वीन को इतना यकीन है तो क्यों ना प्रिंसेस जी अपनी ट्रू फॉर्म सबके सामने रिवील कर दे। अगर प्रिंसेस जी सच में ग्रीन पीकॉक निकली तो मैं चिंगशन अपनी जान देकर भी इस आरोप का प्रायश्चित करूंगा। चिंगशान ने क्वीन को कॉन्टेम्प्ट से देखते हुए आगे कहा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रिंसेस जी अपनी जान देकर इसका प्रायश्चित करेगी, कैसा रहेगा? क्वीन का चेहरा तुरंत डार्क पड़ गया और उनकी भौहों पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। किंग भी शॉक से डाउट में जा चुके थे और उनका चेहरा देखते ही देखते सख्त हो गया। आखिरकार उनके लिए फेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट लिनिएज था। वह खुद एक ग्रीन पीकॉक थे, लेकिन उनकी बाकी बेटियां सिर्फ ऑर्डिनरी ब्लू पीकॉक्स थीं। इसलिए मेरे जन्म के बाद जब उन्हें पता चला कि मेरा पीकॉक कलर नोबल है, तो उन्होंने अपना सारा प्यार और फेवर मुझे दे दिया था। लेकिन अब चिंगशन के मुंह से ये सुनकर कि मैं सबसे लोली ब्लैक पीकॉक हूँ, किंग ने गुस्से में अपनी चेयर का आर्मरेस्ट लगभग कुचल ही दिया। क्वीन
क्वीन काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाई। ये देखकर चिंगशन के चेहरे का कंटेम्प्ट धीरे धीरे स्मगनेस में बदल गया। सिर्फ अपनी ट्रू फॉर्म रिवील करनी है, इसमें इतना मुश्किल क्या है, राइट? अब लेकिन क्वीन इतनी देर से हेजिटेट क्यों कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सही हूँ? क्वीन का चेहरा ये सुनकर और भी ज्यादा डार्क हो गया। जैसे ही क्वीन कुछ कहने वाली थी, मैं सीधे उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और साफ शब्दों में बोल पड़ी, मैं सच में ग्रीन पीकॉक नहीं हूँ। मेरी बात सुनते ही क्वीन घबरा उठी। हेयर, तुमने ये कैसे कह दिया? असल में चिंगशान ने मुझे अपनी ट्रू फॉर्म रिवील करने के लिए इसलिए मजबूर किया था क्योंकि उसे पहले से पता था कि मैं ग्रीन पीकॉक नहीं हूँ। पिछले जन्म में जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, तब डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मेरी ट्रू फॉर्म अचानक सामने आ गई थी। उस वक्त चिंगशान भी बुरी तरह चौंक गया था क्योंकि पूरे बाहरी संसार में यही मशहूर था कि फादर की सभी बेटियों में सिर्फ मैं ही एकमात्र ग्रीन पीकॉक हूँ। इसी गलत फहमी की वजह से चिंगशान ने मुझसे शादी करने के लिए हर हद तक कोशिश की थी। पीकॉक एग्स हमेशा अपनी पीकॉक मदर के कलर से मैच करते हैं, इसलिए जब मैंने एक वाइट एग को जन्म दिया तो चिंगशन का गुस्सा आसमान छू गया। उसने सिर्फ उस एग को बेरहमी से कुचलकर नहीं तोड़ा, बल्कि जब मैं अभी भी पीकॉक फॉर्म में थी तब मेरा गला भी काट दिया। इतना ही नहीं, मेरे मरते हुए शरीर से उसने सारे फेदर्स नोच डाले और मुझे बैक माउंटेन में फेंक दिया, जहां काउंटलेस वाइल्ड बीस्ट्स रहते थे। उन जानवरों ने मेरे शरीर को नोच नोच कर खा लिया। गुड गुड गुड। चिंगशान जोर जोर से हंसते हुए खड़ा हुआ, अपनी सेरेमोनियल स्वॉर्ड निकाली और उसे मेरे पैरों के सामने फेंक दिया। जब तुमने खुद मान लिया है तो अब प्रिंसेस अपनी जान देकर इसका प्रायश्चित करो। मैंने सोर्ड की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, लेकिन मैंने कब ये माना कि मैं ग्रीन पीकॉक हूँ? मैंने आखिर कौन सा क्राइम किया है? जब मैं पैदा हुई थी तब आसमान में स्ट्रेंज साइंस दिखाई दिए थे। पूरे पीकॉक क्लैन के ऊपर का स्काई तरह तरह के रंगों से चमक उठा था। सभी ने इसे गुड फॉर्चून का साइन माना और कहा कि मेरा जन्म एक शुभ संकेत है। लेकिन सिर्फ मेरी मदर, जिसने मुझे जन्म दिया था, जानती थी कि मैं असल में एक डल ब्लैक एग थी। उन्होंने तुरंत भीड़ को वहां से हटा दिया और उस एग को कपड़े में लपेटकर छिपा दिया। जिस दिन मेरा एग हैच हुआ, उस समय मेरी ट्रू फॉर्म सिर्फ मेरी मदर ने देखी थी। बचपन से लेकर अडल्टहुड तक मैंने कभी खुद को ग्रीन पीकॉक नहीं कहा। यहाँ तक कि पिछले जन्म में चिंगशान से शादी करने से पहले भी मैंने उसे साफ साफ बता दिया था कि मैं असल में ग्रीन पीकॉक नहीं हूँ। उस समय चिंगशान ने कहा था कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा था कि वह बॉर्नर मुझसे वैसे ही प्यार करता है जैसी मैं हूँ। उसकी बातों से मैं इतनी प्रभावित हुई कि खुशी खुशी उससे शादी कर ली। शादी के बाद मैंने पूरी ईमानदारी से एक वाइफ के तौर पर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई। लेकिन मरने के वक्त जाकर मुझे सच्चाई समझ आई। चिंगशान को लगा था कि मैं उस समय उसकी परीक्षा ले रही थी, इसलिए उसने जानबूझकर कहा था कि चाहे मैंने कभी खुद को ग्रीन पीकॉक नहीं कहा, लेकिन मैंने ये भी कभी नहीं बताया कि मेरी ट्रू फॉर्म ब्लैक पीकॉक है। उसके हिसाब से मैंने रॉयल वेल्थ और ऑनर का पूरा फायदा उठाया और लोगों को धोखा दिया। हालांकि रॉयल फैमिली में ब्लैक पीकॉक होने के खिलाफ कोई ऑफिशियल लॉ नहीं था, लेकिन थर्ड पीकॉक किंग के समय से ही जब भी रॉयल फैमिली में कोई ब्लैक पीकॉक पैदा होता, उसे किंगडम से बाहर निकाल दिया जाता था। मैं अब भी ये कहने ही वाली थी कि मैं ब्लैक पीकॉक भी नहीं हूँ, तभी फादर ने अचानक बोल दिया, इनाफ चिंगशान, अगर तुम मारिन से शादी करना चाहते हो तो मैं तुम दोनों की शादी की अनुमति देता हूँ। चिंगशान तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। थैंक यू योर मैजेस्टी। फिर उसने पूछा, तो प्रिंसेस जियाई के साथ क्या किया जाएगा? फादर का चेहरा ठंडा पड़ गया। ये मेरा फैमिली मैटर है, तुम आखिर कब तक इसमें अपनी नाक घुसाते रहोगे? चिंगशान ने तुरंत किंग का मीनिंग समझ लिया। योर सब्जेक्ट अंडरस्टैंड्स। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। सबकी नजरों के सामने चिंगशान ने मारिन का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से चला गया। जब वे मेरे पास से गुजरे तो मारिन ने मुझे एक गहरी मतलब भरी नजर से देखा और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, अब तुम्हें वही मिला है जिसकी तुम हकदार हो। पैलेस लौटने के बाद फादर गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने क्वीन मदर और मुझसे पूछा कि हमने उन्हें धोखा क्यों दिया। मैं उन्हें बताने ही वाली थी, भले ही मैं कोई ग्रीन पीकॉक नहीं हूँ, लेकिन मैं ब्लैक पीकॉक भी नहीं हूँ। तभी फादर ने बेपरवाही से अपना हाथ हिला दिया। आज से मेरी कोई बेटी नहीं है जिसका नाम तुम हो। अगले महीने मरीन की वेडिंग के बाद तुम्हें पैलेस से बैनिश कर दिया जाएगा। फादर ने सिर्फ मुझे पैलेस से निकालने का फैसला नहीं किया, बल्कि क्वीन मदर को
को भी हाउस अरेस्ट में डाल दिया। ये खबर पूरे किंगडम में वाइल्ड फायर की तरह फैल गई और इसने लोगों के शक को और पक्का कर दिया कि मैं एक ब्लैक पीकॉक हूँ। सिर्फ एक दिन में मैं सबकी प्यारी प्रिंसेस से बदलकर सबकी नजरों में घृणा की पात्र बन गई। मेरी रेपुटेशन दिन ब दिन खराब होती गई और अब नेचुरली कोई भी मैन मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन मैंने सब कुछ बेहद शांति से स्वीकार कर लिया। मैं अपना ज्यादातर समय या तो अपने रूम में बिताती या चुपचाप लाइब्रेरी चली जाती। एक दोपहर वेदर बिल्कुल साफ था और सनलाइट भी बेहद सुहानी थी। मैंने एक मेड को बुलाया और उससे कहा कि नीचे से ध्यान से देखना। फिर मैंने अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन किया और अपने विंग्स फैलाकर आसमान में उड़ गई। कुछ ही पलों में मैंने इतना ऊंचा उड़ान भरी कि मेरे विशाल विंग्स ने सूरज तक को ढक दिया। थोड़ी देर बाद मैं नीचे उतरी और वापस ह्यूमन फॉर्म में आ गई। मेड ने हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा था जब आप अपने विंग्स फैलाती हैं। मेरे पूरे शरीर पर कई अलग अलग कलर्स चमक रहे थे और मैं इतनी स्टनिंग लग रही थी कि मेड बार बार मेरी तारीफ किए जा रही थी। प्रिंसेस, आप सच में सबसे ब्यूटीफुल ब्लैक पीकॉक हैं जिसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा है। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी। मेड की बातों ने मेरे शक को पूरी तरह कंफर्म कर दिया था। मैंने उसे वापस अपने रूम में जाकर मेरी ओरिजिनल फॉर्म का पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहा, लेकिन तभी पीछे से एक स्नीयर सुनाई दी, ब्लैक पीकॉक आखिर ब्लैक पीकॉक ही होता है। कितना भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, पीकॉक क्लैन में उसका रैंक हमेशा सबसे लोएस्ट रहेगा। उस इंसिडेंट के बाद मेरा पैलेस और भी ज्यादा डेसोलेट हो गया था और मुझे लगता था कि मुझे मॉक करने के लिए शायद सिर्फ वही यहाँ आती। मैंने सिर उठाकर देखा तो डोरवे पर मरिन खड़ी थी। उसने बेहद स्प्लेंडेड आउटफिट पहन रखा था क्योंकि अब उसे पीकॉक क्लैन के फर्स्ट यंग मास्टर चिंग शान की नजरों का खास अटेंशन मिल चुका था। पिछले कुछ दिनों से मरिन की लाइफ पूरी तरह बदल गई थी। उसके फूड, क्लोथ्स और डेली एक्सपेंसेस तक मेरे मुकाबले ज्यादा लग्जूरियस हो गए थे। जो प्रिंसेस कभी सबसे ज्यादा फेवर्ड हुआ करती थी, वह अब आखिरकार सिर ऊंचा करके पूरे पैलेस में स्वागत करते हुए घूमती थी। मैंने ये भी सुना था कि उसके पैलेस से कई मेड्स बिना किसी वजह के अचानक गायब हो गई थीं। मेरिन ने मुझे देखते ही ताना मारा, लिटिल सिस्टर, तुम में अभी भी पैलेस में रहने की हिम्मत कैसे है? फादर ने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी मदर के रिस्पेक्ट में 1 मंथ का टाइम दिया है। अगर तुम्हें अपनी भलाई की जरा भी परवाह है तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और रॉयल फैमिली को और बदनाम करना बंद करो। बचपन से ही मरिन मुझे पसंद नहीं करती थी। वजह साफ थी, वह मुझसे जेलस थी क्योंकि फादर मुझे उससे कहीं ज्यादा फेवर करते थे। मैंने कोल्डली स्नीर किया, सेकंड सिस्टर, तुम यहाँ किस लिए आई हो? अपने पैलेस से गायब हुई मेड्स को ढूंढ रही हो? तो तुम गलत जगह आ गई हो। उन्हें शायद बैक माउंटेन में वाइल्ड बीस्ट के मुंह में जगह मिल गई होगी। सेकंड सिस्टर, इस तरह अकेले घूमते हुए क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कहीं उन मेड्स की स्पिरिट्स तुम्हें पकड़कर अपने साथ न ले जाएं? ये सुनते ही मरिन का चेहरा पेल पड़ गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, तुम आखिर किस बात पर इतना स्मग हो रही हो? अब तुम क्लैन की अबैंडन्ड प्रिंसेस के अलावा कुछ नहीं हो और मैं जल्द ही चिंगशान से शादी करने वाली हूँ। वह सबसे नोबल ग्रीन पीकॉक है। उसने खुद कहा है कि हमारे यूनियन से एक बेहद नोबल पर्पल पीकॉक पैदा हो सकता है। मैंने उसे कोल्ड लुक दिया। ऐसा है क्या? कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। तो फिर जल्दी जाओ और चिंगशन के साथ बच्चे पैदा करो। लेकिन एक बात याद रखना, चिंगशन ऐसा नहीं लगता कि वो बच्चे पैदा करने की एबिलिटी रखता है। मारिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मेरे हस्बैंड को इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की? वह चीखते हुए मेरे सामने आई और उसने अपना हाथ उठाकर मुझे सीधे थप्पड़ मारने की कोशिश की। लेकिन बचपन से ही वह मुझे कभी हरा नहीं पाई थी। इस बार भी मैंने उसका हाथ रोककर उसे जमीन पर दबा दिया और उसे कुछ थप्पड़ जड़ दिए। तभी अचानक एक जबरदस्त फोर्स ने मुझे पीछे खींच लिया। चिंगशान वहां आ चुका था। उसकी आंखें ठंडी थीं। किसने तुम्हें मरिन को बुली करने की परमिशन दी? चिंगशान को देखते ही मरिन ने तुरंत अपना रूप बदल लिया। अभी तक गुस्से में चीख रही वही मरिन अगले ही पल एक डेलिकेट लिटिल सिस्टर बन गई और अपना पूरा शरीर उसके सहारे टिका दिया। मेरी तरफ उंगली करके उसने स्वीट वॉइस में कहा, चिंगशान तुम फाइनली आ गए। इसने कहा कि तुम उसके बच्चे को जन्म देने में केपेबल नहीं हो। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मुझे एक परफेक्ट पर्पल पीकॉक जरूर दोगे। चिंगशान ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरा और मेरी तरफ देख
देखते हुए बोला, जहाँ तक इसकी बात है मुझे डर है कि इस लाइफ में ये व्हाइट पीकॉक तक को जन्म नहीं दे पाएगी। उसकी बात सुनते ही मेरे मुंह से अपने आप एक हंसी निकल गई। कौन किसके बच्चे पैदा करने में इनकैपेबल है? ये तो मेरी बात पूरी होने से पहले ही चिंगशान का चेहरा ठंडा पड़ गया, क्योंकि चिंगशान के पास एक सीक्रेट था और इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं जानती थी कि वह इनफर्टाइल था। पिछले जन्म में जब मुझे ये सच्चाई पता चली थी, तब मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, अगर हम दोनों एक दूसरे से जेन्युइनली प्यार करते हैं तो बच्चे ना होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चिंगशान ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता था। उसे थ्रोन चाहिए था, इसलिए उसने मुझसे बार-बार रिक्वेस्ट की कि मैं एक फर्टिलिटी पोर्टियन पी लूं जिससे मैं कंसीव कर सकूं। उस पोशन की कीमत बेहद भयानक थी। उसे पीने के बाद वह शरीर के अंदर मौजूद इनर कोर को अब्सॉर्ब कर लेता था और धीरे-धीरे शरीर की सारी एसेंस को ड्रेन कर देता था। यही वजह थी कि पिछले जन्म में चाइल्ड बर्थ के दौरान मेरी ओरिजिनल फॉर्म अचानक बाहर आ गई थी और इस पोशन के सिवियर साइड इफेक्ट्स भी थे। सिरदर्द तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। सबसे अनबेरेबल चीज थी पूरे शरीर में होने वाली ईटिंग। वो ईटिंग स्किन के ऊपर नहीं थी, बल्कि हड्डियों के अंदर तक उतर जाती थी। जितना भी स्क्रैच करो उस जगह तक कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। शायद उसे डर था कि मैं और कुछ रिवील कर दूंगी, इसलिए चिंगशन ने तुरंत मरिन को साथ लिया और वहां से चला गया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद मेड मेरे लिए तैयार किया हुआ पोर्ट्रेट लेकर बाहर आई। जैसे ही मेरी नजर उस पेंटिंग पर पड़ी, मेरी प्यूपिल्स अचानक फैल गईं। इस पोर्ट्रेट ने मेरे सारे सस्पिशंस को पूरी तरह कंफर्म कर दिया था। पिछले कुछ दिनों से मैं लाइब्रेरी में लगातार बुक सर्च कर रही थी। एंशिएंट रिकॉर्ड्स में लिखा था, मिस्टीरियस पीकॉक नेचुरली ब्लैक होता है, लेकिन सनलाइट के नीचे उसका शरीर 5 अलग-अलग कलर्स में चमकता है। जब कोई मिस्टीरियस पीकॉक फर्टिलिटी ड्रग लेता है तो उसके द्वारा दिया गया एग व्हाइट दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह एग हैच होता है उसके अंदर से पर्पल कलर प्रकट होता है। इसका मतलब साफ था, मैं ब्लैक पीकॉक बिल्कुल नहीं थी। मैं तो लेजेंडरी मिस्टीरियस पीकॉक थी और मेरा एग किसी व्हाइट पीकॉक का नहीं बल्कि एक बेहद हाई लेवल पर्पल पीकॉक का था। क्योंकि आज तक किसी ने मिस्टीरियस पीकॉक को देखा ही नहीं था, इसलिए चिंगशान को भी अंदाजा नहीं था कि उसके हाथ क्या लगा था। ये सच्चाई जानने के बाद भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। आखिर अब तो पूरा किंगडम मुझे नीची नजरों से देखता था। अगर मैं अपनी आइडेंटिटी बताती भी तो कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। खुद को प्रूव करने का एक ही तरीका था, मुझे एक एग देना होता और फिर उसे हैच करके सबको उसकी असली फॉर्म दिखानी होती। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं एग देने के लिए पार्टनर कहाँ से लाती? मेरी रेपुटेशन पहले ही पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। कोई डिसेंट पीकॉक मेरे साथ एग देने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे ब्लैक मार्केट जाना पड़ा और वहां से एक हस्बैंड खरीदना पड़ा। कई पुरुषों को ध्यान से देखने और चुनने के बाद आखिरकार मुझे एक ऐसा आदमी पसंद आ गया जिसकी अपीयरेंस बेहद डैज़लिंग थी। बस एक प्रॉब्लम थी, वह सिर्फ एक कलरफुल चिकन था। लेकिन कोई बात नहीं। एंशिएंट बुक्स में साफ लिखा था कि मिस्टीरियस पीकॉक चाहे किसी भी बर्ड के साथ मेट करे, वह पर्पल पीकॉक लेवल से भी ऊपर ऑस्पिशियस ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है। जब तक मेरे जीन्स मौजूद थे, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी। जिस दिन मैं उस आदमी को अपने पैलेस लेकर आई, मैंने बिना समय गंवाए उसके क्लोथ्स उतारने शुरू कर दिए। उसके कान तुरंत ब्राइट रेड हो गए और उसने अपने क्लोथ्स कस कर पकड़ लिए। पी प्रिंसेस, क्या हमें पहले थोड़ी केमिस्ट्री बिल्ड नहीं करनी चाहिए? मैंने उसकी तरफ देखा। इस तरह के काम से पहले केमिस्ट्री बिल्ड करनी चाहिए? ये तो बहुत ट्रबल है। मैंने उसके क्लोथ्स छोड़ दिए और मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से हमें केमिस्ट्री कैसे बिल्ड करनी चाहिए? उसने ऑकवर्ड होकर कहा, कम से कम पहले हमें एक दूसरे को जान तो लेना चाहिए। ओ, मैं वापस बैठ गई। मेरा नाम जी है, तुम्हारा नाम क्या है? ओली। ऑलराइट, मैंने सिर हिलाया। अब हम एक दूसरे को जान चुके हैं। और अगले ही पल मैं सीधे उसकी तरफ झपट पड़ी। अब टाइम टू गेट डाउन टू बिजनेस। हालांकि ओली को अभी भी लग रहा था कि हम एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते, लेकिन इस बार उसने मुझे दूर नहीं किया। वह घबराकर बस कहता रहा, प्रिंसेस, नो। और फिर आखिरकार उसने भी मेरा साथ दिया। पहली बार के बाद तो ओली ने खुद ही पहल करनी शुरू कर दी। उसने मेरी कमर थाम ली और हम बार बार एक दूसरे के करीब आते रहे। लेकिन कई बार के बाद मैं खुद थक गई। ओली, थोड़ा और एक दूसरे को जान लेते हैं। मेरे कान के पास उसकी हल्की हंसी गूंजी। कमरे में कैंडल लाइट लगातार फ्लिकर कर रही थी और उसकी रोशनी के साथ पूरा माहौल भी जैसे ऊपर नीचे हो रहा था। करीब हाफ अ मंथ बाद चिंगशान और मरिन की वेडिंग
वेडिंग सेरेमनी तय समय पर आयोजित हुई। उस दिन पूरा पैलेस रेड डेकोरेशन से ढका हुआ था। चिंगशान की वेडिंग प्रोसेशन इतनी ग्रैंड और इम्प्रेसिव थी कि पूरे पैलेस में उसकी चर्चा हो रही थी। मैंने आज पैलेस छोड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन तभी मरिन के पैलेस से एक सर्वेंट आया और बोला कि वहाँ स्टाफ की कमी है, इसलिए मुझे उसकी सेवा करने के लिए बुलाया गया है। जब मैं वहाँ पहुंची तब तक मैरीन अपना वेडिंग ड्रेस पहन चुकी थी। उसने मुझे अपना एलाबोरेट हेड पीस पकड़ा दिया और काफी देर तक उसे हाथों में उठाए रखने को कहा, यहाँ तक कि मेरी आर्म्स दर्द करने लगी, लेकिन उसने उसे पहनने के लिए कहा ही नहीं। आखिरकार मैंने सोचा कि हेड पीस एक तरफ रख दूं। तभी मरिन की आवाज सुनाई दी, सिक्स्थ सिस्टर, मेरा क्राउन चिंगशन ने पर्सनली बनाया है। उसने प्योर गोल्ड से इसे पूरे 3 days and 3 nights मेहनत करके तैयार किया है, इसलिए इसे मेरे लिए बहुत संभाल कर रखना। उसकी हर बात असल में मुझे बोस्ट करके नीचा दिखाने के लिए थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह फिर बोली, मैंने सुना है कि तुम एक एस्टेरिस्क को पैलेस लेकर आई हो। सिक्स्थ सिस्टर, तुम इतनी नीचे गिर चुकी हो। भले ही तुम ब्लैक पीकॉक हो, लेकिन कभी प्रिंसेस तो थी। अब तुम किसी चिकन के साथ भी सेटल कर रही हो। उसके इतना कहते ही आसपास खड़े सभी लोग हंस पड़े। मैंने आखिरकार उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, सेकंड सिस्टर की एडवाइस याद रखूंगी। लेकिन सेकंड सिस्टर, तुम खुद इतनी देर से अपने एस्ट्रिस्क को लगातार स्क्रैच क्यों कर रही हो? कहीं तुमने कुछ ऐसा तो नहीं खा लिया जो नहीं खाना चाहिए था? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की स्मग स्माइल इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। जब से मैं वहां आई थी, मरीन लगातार अपने शरीर पर स्क्रैच कर रही थी, और थोड़ी देर पहले जब उसने अपना हाथ उठाया था, तब मैंने उसकी फेयर आर्म्स पर कई स्क्रैच मार्क्स साफ देख लिए थे। चिंगशान ने जरूर उसे फर्टिलिटी ड्रग लेने के लिए मना लिया होगा। मरिन ने गुस्से में कहा, मैं क्या खाती हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम वही एग्जॉल्टेड प्रिंसेस हो? अब तुम सिर्फ मेरी सेवा करने वाली मेड हो। मैंने बस मुस्कुराकर अपने शोल्डर्स श्रग कर दिए। लोग अक्सर तभी अपना कंट्रोल खोते हैं जब बात सीधे उनके वीक स्पॉट पर लग जाए। सच कहूँ तो ये सब देखकर मुझे बस बोर्डम महसूस हो रही थी। इसके बाद मैं मेरिन के साथ फादर किंग से फेयरवेल लेने चली गई। क्वीन मदर अभी भी कन्फाइंड थी, इसीलिए फादर किंग के पास कोई उनके बगल में बैठने वाला नहीं था। मेरिन ने जैसे ही उनके सामने झुककर बो किया, अचानक उसका चेहरा बिगड़ गया और वह अनकंट्रोलेबली वॉमिट करने लगी। उसे इस तरह लगातार उल्टी करते देखकर मुझे भी अजीब सा महसूस होने लगा। मेरे पेट में बार बार सॉरनेस उठने लगी और देखते ही देखते मैं भी उल्टी करने लगी। लोगों ने तुरंत इंपीरियल फिजिशियन को बुलाया। जांच पूरी करने के बाद फिजिशियन ने फादर किंग के सामने झुककर कहा, कांग्रेचुलेशंस योर मैजेस्टी, दोनों प्रिंसेसेस प्रेग्नेंट हैं। ये सुनते ही मरीन की आंखें खुशी से चमक उठी। मैंने हैरानी से अपने पेट की तरफ देखा। क्या सच में इतना आसान था? पिछले जन्म में अपने बच्चे के लिए मैंने कितनी लंबी उम्मीद की थी। तभी रॉयल एडवाइजर बाहर से भागता हुआ अंदर आया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और जोर से बोला, कांग्रेचुलेशंस योर मैजेस्टी, ब्लेसिंग्स अपॉन यू योर मैजेस्टी। मैंने अभी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक अनयूजुअल साइन देखा है। वहाँ फिनिक्स के आगमन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तुमने क्या कहा? फिनिक्स? फादर अचानक एक्साइटमेंट में खड़े हो गए। आखिर हम पीकॉक्स खुद को फिनिक्स के डिसेंडेंट्स मानते थे, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले हुई उस महान वॉर में ट्रू फिनिक्स का अस्तित्व लगभग पूरी तरह मिट चुका था। रॉयल एडवाइजर ने उत्साह से कहा, यस योर मैजेस्टी, ये साइन एग्जैक्टली वही है जो एंशिएंट बुक्स में रिकॉर्डेड है। कोई फिनिक्स को गर्भ में धारण कर चुका है। ये सुनते ही फादर की आंखों में चमक आ गई। तुम कहना चाहते हो कि मेरिन के गर्भ में फिनिक्स है? तभी चिंगशन भी बड़े बड़े कदमों से अंदर आ गया। फादर और बाकी सभी लोगों का अटेंशन तुरंत मेरिन की तरफ चला गया। क्या सच में मेरिन के गर्भ में फिनिक्स पल रहा था? इसकी पुष्टि करने के लिए फादर ने तुरंत लोगों को भेजकर पता करवाया कि आज और कौन कौन से पीकॉक्स प्रेग्नेंट हुए हैं। हर जगह पूछताछ करने के बाद पता चला कि आज सिर्फ मेरिन और मैं ही प्रेग्नेंट हुई थी। ये खबर सुनते ही सबका विश्वास और पक्का हो गया कि मेरिन के गर्भ में ही फिनिक्स है, क्योंकि उनकी नजर में मैं एक ब्लैक पीकॉक थी और ब्लैक पीकॉक कभी फिनिक्स को जन्म नहीं दे सकती थी। कुछ ही पलों में मारिन लोगों से घिर गई। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था और उसे इतना प्रेज मिल रहा था कि उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंने इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से निकलने की कोशिश की, तभी मरिन की आवाज मेरे पीछे गूंजी, फादर, अब जब आपकी बेटी प्रेग्नेंट है तो मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। फादर को पूरा यकीन था कि मारिन के गर्भ में फीनिक्स है, इसलिए उन्होंने बिना सोचे कहा, तुम क्या चाहती हो? मारिन ने चिंता से भरा चेहरा बनाकर कहा, मैं चाहती हूँ
हूँ कि सिक्स्थ सिस्टर मेरे पास रहे। फिर उसने मासूमियत से कहा, फादर, सिक्स्थ सिस्टर नोबल बर्थ से है। जब आप उसे पैलेस से बाहर निकाल देंगे तो वह अकेली कैसे सरवाइव करेगी? क्यों ना उसे मेरे पास रहने दिया जाए और वह मेरी मेड बनकर मेरी सेवा करे। सुनने में बात कितनी अच्छी लग रही थी, लेकिन असल में उसका मकसद सिर्फ मुझे ह्यूमिलिएट करना था। मुझे अपने पास रखकर वह शायद रोज ये देखना चाहती थी कि जो सिक्स्थ प्रिंसेस कभी सिर ऊंचा करके चलती थी, वही अब उसके सामने झुककर उसकी सर्विस करे और उसकी मर्सी पर जिए। मैंने ठंडी आवाज में साफ कह दिया, मैं रिफ्यूज करती हूँ। मैरिन का चेहरा तुरंत बदल गया, लेकिन फादर इससे भी ज्यादा गुस्से में आ गए। तुम बदतमीज, तुम्हें यस या नो कहने का अधिकार किसने दिया? फादर ने ड्रैगन थ्रोन के आर्मरेस्ट पर जोर से हाथ मारा। उनके चेहरे पर भयंकर क्रोध था और पूरे हॉल की हवा उसी पल जम गई। उनकी नजरें चाकू की तरह मेरे आर पार उतर रही थीं। फैसला हो चुका है, आज से तुम मरिन के पास रहोगी और उसकी सर्विस करोगी। अपने किए हुए मिस्टेक्स पर रिफ्लेक्ट करो। अगर तुमने जरा सी भी अवज्ञा की तो फिर मुझे हार्टलेस होने के लिए ब्लेम मत करना। मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं, मेरे नेल्स मेरी हथेलियों के अंदर तक धंस गए और मेरे दिल की ठंडक धीरे धीरे और गहरी होती चली गई। मैं मेरीन के साथ चिंगशन मैनर वापस जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरे लिए वह मैंशन मेरे पिछले जन्म का हेल था, एक बेरियल ग्राउंड। मैं दोबारा उस जगह कदम कैसे रख सकती थी? मैंने सिर उठाया और फादर की आंखों में सीधे देखते हुए एकदम साफ आवाज में जवाब दिया। ये दूसरी बार था जब मैंने सीधे किंग से बैकटॉक किया। फादर, अगर आप मुझे पैलेस से बाहर निकालना चाहते हैं तो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। आखिर ये आपका रूल है और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मुझे उसकी मेड बनाना है, तो उसके बारे में सोचिए भी मत। अगर मुझे पैलेस से निकालकर स्ट्रीट्स पर रहना पड़े तब भी मैं कभी किसी के सामने झुककर सर्विस नहीं करूंगी और न ही किसी मलेशियस इंसान के लिए बीस्ट ऑफ बर्डन बनूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? फादर का चेहरा गुस्से से पेल पड़ गया और वह अचानक थ्रोन से खड़े हो गए। उनका ऑप्रेसिव ऑरा पूरे हॉल में फैल गया, जिससे मेरे कदम तक डगमगा गए। उनका चेहरा और डार्क हो गया। फिर उन्होंने शब्दों को एक एक करके बेहद ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, चूंकि तुम इतनी अनविलिंग हो तो तुम्हें मरीन के साथ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पैलेस में जो आदमी है वह जरूर जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्राइड ज्यादा मजबूत है या उस इंसान की लाइफ जिसे तुम इतनी परवाह करती हो। ये सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा और मैं उसी जगह अचानक रुक गई। ऐसा लगा जैसे उसी पल मेरे शरीर का सारा ब्लड जम गया हो। जूली, वह जेंटल फीचर्स वाला आदमी जिसे मैं ब्लैक मार्केट से अपने साथ लेकर आई थी, वह इनोसेंट था। मैं अपनी स्टबननेस की वजह से जूली को इसकी कीमत नहीं चुकाने दे सकती थी। फादर मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि अब मेरे पास कोई नहीं बचा है और मेरी एकमात्र वीकनेस वही इंसान था जो बिना किसी कंप्लेंट के हमेशा मेरे साइड में खड़ा रहा था। जूली, मैंने पलटकर पीछे देखा। फादर ड्रैगन थ्रोन पर बैठे थे। उनकी आंखें आइसी कोल्ड थीं। उनमें फादर डॉटर अफेक्शन का नामो निशान तक नहीं था। कभी जो प्यार उनकी आंखों में मेरे लिए हुआ करता था, उसका एक कतरा भी अब दिखाई नहीं दे रहा था। वहां सिर्फ इंटरेस्ट थे, एक्सप्लॉयटेशन था। तभी मुझे समझ आया कि मेरी मदर क्वीन ने मेरी असली आइडेंटिटी छिपाने के लिए इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली थी। क्यों उन्होंने किंग को डिसीव करने का क्राइम तक सहने का फैसला किया। लेकिन मेरी सच्चाई उन्हें बताने से इनकार किया, क्योंकि फादर ऐसे रूलर थे जिनके लिए गेन्स और पावर सबसे ऊपर थे और फैमिली बॉन्ड्स उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। उनकी आंखों में सिर्फ लिनिएज और थ्रोन था। अगर उन्हें उस वक्त पता चल जाता कि मैं वह ग्रीन पीकॉक नहीं हूँ जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा चाहत थी, तो शायद जिस पल मेरा एग हैच हुआ था उसी पल वह मुझे उसी हॉल में खत्म करवा देते। फिर बाद में मिलने वाला वह एंडलेस अफेक्शन कहाँ से आता? मेरा दिल डिस्पेयर से भर गया, जैसे किसी ने मुझे बर्फ जैसे ठंडे पूल में धकेल दिया हो। यहाँ तक कि मेरी हर सांस में चुभता हुआ दर्द महसूस हो रहा था। मैंने फादर के उस इंडिफरेंट चेहरे को देखा और फिर जूली का ख्याल आया जो रेजिडेंस में मेरा इंतजार कर रहा था। आखिरकार मुझे अपनी वो पीठ झुकानी पड़ी जो आज तक किसी के सामने नहीं झुकी थी। मेरी आवाज में एंडलेस रिलेक्वांस थी, आई एग्री। ये दो शब्द बोलना ऐसा था जैसे मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने प्राइड के आखिरी टुकड़े को भी कुचल दिया हो। मेरी कॉम्प्रोमाइज देखते ही फादर के चेहरे का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उन्होंने बस इम्पेशेंटली हाथ हिलाया और कहा, जब तुम अग्री कर ही चुकी हो तो तुरंत अपनी चीजें पैक करो और मरीन के साथ रेजिडेंस चली जाओ। अपनी आइडेंटिटी याद रखना।
करना। आज से तुम सिर्फ मरिन की मेड हो। अगर तुमने जरा भी अपनी सीमा पार करने की कोशिश की तो मुझे हमारी फादर डॉटर रिलेशनशिप भूलने के लिए ब्लेम मत करना। मरीन पास ही खड़ी थी और उसके होठों पर स्मग स्माइल थी। उसकी आंखों में मौकरी साफ झलक रही थी। वह आगे आई, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे चीक पर हल्के से थपथपाया और बेहद स्वीट लेकिन मीन टोन में बोली, सिक्स्थ सिस्टर, अगर तुम पहले ही इतनी ओबीडियंट होती तो कितना अच्छा होता। बेकार में इतनी स्टबर्न बनने की क्या जरूरत थी। आखिर में तो तुम्हें मेरी बात ही माननी पड़ी। चलो अब चलते हैं। मुझे और चिंगशन को ज्यादा देर वेट मत करवाना। उसकी उंगलियों का टच स्नेक की टंग जैसा कोल्ड था, जैसे वह मेरी स्किन पर रेंग रही हो। मैंने अपने अंदर उठती हेट्रेड को दबा लिया। उसका हाथ हटाने के लिए मैंने अपना हाथ तक नहीं उठाया, बस उसे कोल्डली घूरती रही और एक शब्द भी नहीं बोला। जूली के साथ चिंगशान के रेजिडेंस में रहने के बाद मेरी जिंदगी मेरी कल्पना से भी ज्यादा कठिन हो गई। हालांकि शायद ऐसा होना तय ही था। मरिन हमेशा से मुझसे रिजेंट करती थी। अब जब मैं ग्रेस से गिरकर उसकी मेड बन चुकी थी तो वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों करती। चिंगशान मैंशन का साइड कोर्टयार्ड ही वह जगह थी जहां जूलिए और मैं रहते थे। वह पैलेस का ऐसा कोना था जहां सनलाइट तक मुश्किल से पहुंचती थी। यार्ड में वीड्स इंसान से भी ऊंची हो चुकी थीं। रूम का फर्नीचर पुराना और बेहद खराब हालत में था। टेबल्स और चेयर्स पर इतनी थिक डस्ट जमी थी कि उन्हें छूने पर हाथ गंदे हो जाए। यहाँ तक कि कोई डिसेंट बेड भी नहीं था। सिर्फ एक कोल्ड वुडन प्लैंक थी जिस पर पतली सी राइस स्ट्रॉ बिछी हुई थी। लेकिन मारिन को शायद ये भी काफी नहीं लगा। उसने जानबूझकर मैंशन स्टीवर्ड को ऑर्डर दिया कि सबसे डर्टी और एग्जॉस्टिंग काम मुझे दिए जाए। हर दिन डॉन से पहले मुझे उठना पड़ता, पानी भरना, फायरवुड काटना और पूरे मैंशन के हर कोर्टयार्ड को स्वीप करना। इसके बाद किचन में वेजिटेबल्स वॉश करना, खाना बनाना और डिशेस साफ करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंशन के लगभग सारे मिसलेनियस चोर्स अकेले मेरे सिर पर डाल दिए गए थे। जिन भारी कामों को मैंने अपनी जिंदगी में कभी हाथ तक नहीं लगाया था, अब वही मुझे हर दिन करने पड़ते थे। सिर्फ 3 दिनों में मेरी हथेलियां और डेंस ब्लिसर्स से भर गईं। ब्लिसर्स फूटते, फिर हील होते और दोबारा फट जाते। धीरे धीरे उनकी जगह थिक कैलसेस ने ले ली। दर्द इतना ज्यादा था कि चॉपस्टिक्स तक पकड़ना मुश्किल हो गया था। मेरी हालत गिरती देखकर मैंशन के सर्वेंट्स भी मुझे दबाने में पीछे नहीं रहे। हर दिन वे मुझे ऑर्डर्स देते और जानबूझकर मुश्किलें खड़ी करते। कभी कभी वे सीक्रेटली मेरे खाने का हिस्सा कम कर देते और मुझे भूखा रखते। एक बार तो किचन मेड ने जानबूझकर मुझ पर डर्टी डिश वाटर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, एक लोली ब्लैक पीकॉक, एक वर्थलेस ब्लैक पीकॉक इस मैंशन में खाने के लायक भी नहीं है। तुम तो हमारे चिंगशान मैंशन के ग्राउंड्स को भी गंदा कर रही हो।